हमारी चिंता हम सबको करनी है और ये उत्तरदायित्व कोई मेरा नहीं है। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूँ या नहीं रहूँ। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। नहीं मैंने सब चिप्स खा लिया और ग्रेवी खा लिया, मिक्स हो गया। इंदिरा गांधी की ताकत, इंदिरा गांधी का रुतबा, इंदिरा गांधी का जुनून और इंदिरा गांधी की ममता, ये सब तो वो चीजें हैं जो आपने हमने भी देखी। लेकिन कुछ ही लोग थे जो उस आखिरी दिन इंदिरा गांधी के साथ थे, यानी 31 अक्टूबर 1984 की वो सुबह जब इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंदिरा गांधी पर सबसे विश्वसनीय डॉक्यूमेंट्री, उन लोगों की जुबानी जो उस आखिरी सुबह इंदिरा गांधी के साथ थे। उस रोज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? जितने जवाब उससे भी ज्यादा सवाल। लेकिन उस रोज कुछ आंखें थीं जो सब कुछ देख रही थीं। रात की बात आप करते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं समझ नहीं आती जब वो सीन मेरे सामने आ जाता है। ये जो स्पाइन चिलिंग इंसिडेंट हुआ था जिसने सारी नेशन को मन से सी ऑफ समुद्र, शोक के समुद्र में डुबो दिया था, वो जब नज़ारा मेरे सामने आता है तो मेरी ज़बान बंद हो जाती है कि मैं क्या कहूँ। आज हर वो चश्मदीद आपके सामने होगा जिसने इंदिरा गांधी पर चली हर गोली की तासीर को अपने सीने पर महसूस किया। यूजुअल वे में भी उस दिन की शुरुआत थी और बट इट टर्न आउट टू बी अ वेरी ट्रेजिक डे। आज IBN 7 पर हर वो चश्मदीद बताएगा इंदिरा गांधी की हत्या की आंखों देखी। हत्या से पहले अपनी जनसभाओं में इंदिरा गांधी ने किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। उड़ीसा में भी अपने भाषण के दौरान उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा। लोग उनकी बात सुनकर तालियां पीट रहे थे, इस बात से अनजान कि इंदिरा की जुबान से निकला हर शब्द सच होने वाला है। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। 30 अक्टूबर 1984। उड़ीसा से चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा दिल्ली वापस लौटी थीं। आमतौर पर इंदिरा के घर एक सफदरजंग रोड पर जनता दरबार लगता था, लेकिन इंदिरा उड़ीसा के लंबे दौरे से थक चुकी थी। उनके सहयोगियों ने इंदिरा से 31 अक्टूबर के सारे कार्यक्रम रद्द करने की गुजारिश की, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया, क्योंकि अगली सुबह वो आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू का वक्त दे चुकी थी। नॉर्मल सिलसिला होता है कि सुबह उठ करके आप अपना तैयार होकर के और जनता से मिलने के लिए जाते हैं, तो उस दिन के लिए एक इंटरव्यू ऑलरेडी शेड्यूल्ड था और उस इंटरव्यू के लिए उनको जो है बाहर से एक टीम आई हुई थी इंटरव्यू करने वालों की, पीटर उस्तिनोव की। तो वो लोग आए, उन लोगों ने अपना सर्वे किया, ये देखा कि हमें जो है ओपन उसमें करना चाहिए। तो दिवाली जो क्रैकर्स का शूट पहले से पड़ा हुआ था तो उसको साफ वाफ करवा करके वहाँ ऐसा इंतज़ाम करवाया गया। इंदिरा के इंटरव्यू की तैयारी के लिए उनके निजी सचिव R.K. धवन सुबह ही एक सफदरजंग रोड पर पहुंच चुके थे, लेकिन जब R.K. धवन इंदिरा के कमरे में गए तो वो इंटरव्यू के लिए मेकअप करवा रही थी। उस वक्त दिवाली के पटाखों की वजह से घर का लॉन काफी गंदा था, जिस पर इंदिरा ने नाराजगी भी जताई। मेकअप में उन्होंने जब साड़ी बदल कर आई थी तो उन्होंने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। सबों ने कहा बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो उनके खुद मुख से निकला था कि आज मैं गुलाब के फूल की तरह निकला। घड़ी में सुबह के 9 बज चुके थे। इंदिरा इंटरव्यू के लिए तैयार थी और लॉन भी पूरी तरह साफ हो चुका था। इंदिरा अपने घर एक सफदरजंग रोड से अपने दफ्तर एक अकबर रोड की तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त इंदिरा के साथ उनके निजी सचिव R.K. धवन और हेड कांस्टेबल नारायण सिंह थे, जो इंदिरा को धूप से बचाने के लिए छतरी लेकर उनके पीछे चल रहे थे। इस बीच एक वेटर भी वहां से गुजरा। उसके हाथ में एक कप प्लेट थी। ये कप प्लेट इंटरव्यू के दौरान मेज पर रखी जानी थी।
लेकिन इंदिरा ने वेटर को डांटा और कोई अच्छा टी सेट लाने को कहा। इंदिरा गांधी तेज कदमों के साथ चलती हुई गेट तक आई। ये वो गेट है जो एक सफदरजंग रोड को एक अकबर रोड से जोड़ता है और इसी गेट पर तैनात था सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और उसके पास जो संतरी बूथ है वहां पर तैनात था कांस्टेबल सतवंत सिंह, पूरी तरह ड्यूटी पर मुस्तैद अपनी स्टेन गन के साथ। आगे बढ़ते हुए इंदिरा संतरी बूथ के पास पहुंची। बेअंत और सतवंत को इंदिरा ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा, लेकिन अचानक बेअंत ने अपनी दाईं तरफ से .38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा पर एक गोली दाग दी। जब तक हेड कांस्टेबल नारायण सिंह और निजी सचिव आर के धवन कुछ समझ पाते, तब तक बेअंत सिंह ने 2 और गोलियां इंदिरा के पेट में उतार दी। इन 3 गोलियों ने इंदिरा को जमीन पर झुका दिया और उनके मुंह पे एक सवाल निकला कि ये क्या कर रहे हो। तभी संतरी बूथ में खड़े कांस्टेबल सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन भी इंदिरा की तरफ घुमा दी और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। और वो मैं उस वक्त भी उनके साथ बिल्कुल कदम से कदम चल रहा था। इंदिरा जी भी नीचे देख रही थी, मैं भी नीचे देख रहा था, बात कर रहे थे। जैसे ही सिर उठाया तो देखा कि वो जो बेअंत सिंह था सिविलियन ड्रेस में था, सिक्योरिटी का जो इंचार्ज था, जो सिक्योरिटी की उनकी रक्षा करने के लिए थे, उसने अपने रिवॉल्वर से अपनी गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। गोलियाँ चलानी शुरू की तो इंदिरा जी उसी वक्त थोड़ी ज़मीन पर गिर गई। अभी गिर गई थी तो दूसरा सतवंत सिंह था, तो उसने अपनी राइफल से या स्टेन गन से और उनकी गोलियों की बौछार उनके ऊपर करनी शुरू कर दी। तो जब वो दृश्य मेरे सामने आ जाता है तो दिमाग पागल हो जाता है। वक्त जैसे थम सा गया। आर के धवन और हेड कांस्टेबल नारायण सिंह किसी पुतले की तरह खड़े हो गए और इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गईं। तभी बेअंत सिंह ने आर के धवन की तरफ देखा और कहा कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब आपको जो करना है कर सकते हो। उस वक्त वहीं मौजूद तत्कालीन एसीपी दिनेश चंद भट्ट ने बेअंत और सतवंत को काबू में ले लिया। उनके हथियार वहीं गिर गए और दोनों को पास के ही एक कमरे में ले जाया गया। उसके बाद जो भी उसमें संभव था, हो सकता था, वो सब किया गया, ले जाया गया। लेकिन चूंकि वो इतना सडन और अनएक्सपेक्टेड और इतना डिवास्टेटिंग था कि हर एक के लिए मुश्किल है उसको रिकाउंट करना। इंदिरा को अस्पताल ले जाने की कोशिश शुरू हुई। आर के धवन जोर जोर से एम्बुलेंस को बुलाने की आवाज लगाते रहे और हेड कांस्टेबल नारायण सिंह भी डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। सीन जो हुआ था शॉट के टाइम पर, आज भी वो मेरा कब जब मैं प्याला पकड़ के होता हूँ तो हिल जाता है। एक अकबर रोड पर इंदिरा गांधी का इंतजार कर रहे आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव ने भी गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन वो दिवाली का वक्त था और ये सोचकर कि वो दिवाली के पटाखे हैं, उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस पूरे वाकये से बेखबर वो यहीं पर इंदिरा गांधी का इंतजार करते रहे। इस बीच राहुल और प्रियंका की नैनी ने सोनिया गांधी को फायरिंग की खबर दी। तेजी से दौड़कर सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंची। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था और इंदिरा लहूलुहान थी। तब तक कई सुरक्षाकर्मी भी वहां आ चुके थे। सोनिया और आर के धवन ने मिलकर इंदिरा को उठाया। उस वक्त तो यही काम किया कि एकदम दिमाग ये किया कि इनको जल्दी से अस्पताल ले जाया जाए। मैंने उस वक्त एक एम्बुलेंस के वहाँ होती थी, उसके लिए बुलाया कि एम्बुलेंस को जल्दी बुलाओ। वहाँ उस वक्त एम्बुलेंस थी नहीं, ड्राइवर पता चला कि कहीं चाय पीने गया हुआ था। एम्बुलेंस के पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए सोनिया और आर के धवन ने एक सफेद एम्बेसडर कार से ही इंदिरा को एम्स ले जाने का फैसला किया। इंदिरा गांधी का सिर सोनिया ने अपनी गोद में रखा। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। सोनिया एकटक इंदिरा की तरफ देख रही थी। दूर खड़े आयरिश फिल्म मेकर पीटर उस्तिनोव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। सुरक्षाकर्मी तेजी के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे थे। लॉन में हड़कंप मचा हुआ था। वो सफेद एम्बेसडर कार एक सफदरजंग से एम्स के लिए रवाना होने लगी। देश में किसी को कोई भनक नहीं थी कि कुछ देर पहले क्या हुआ है, लेकिन तभी बीबीसी के पत्रकार सतीश जेकब के एक दोस्त की नजर उस कार पर पड़ी, जिसने देखा कार में बैठी सोनिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वन सरजंग रोड के सामने से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक एम्बुलेंस वहाँ से निकली थी और पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक झलक ऐसी लगी जैसे उसमें सोनिया गांधी बैठी हुई थी। तो यार ये तुम पता करो कि क्या हुआ। एक मंझे हुए पत्रकार को इशारा ही काफी था। वो समझ गए कि एक सफदरजंग में कोई अनहोनी हुई है।
राजीव गांधी उस वक्त पश्चिम बंगाल में थे और सतीश जेकब ने राजीव गांधी के सचिव वी जॉर्ज को फोन किया। मैंने कहा उससे ऐसा सवाल किया जाए कि वो जवाब ना दे पाए। बड़ी देर तक मैं सोचता रहा। खैर मैंने फ़ोन किया तो मैंने जॉर्ज से कहा, मैंने कहा जॉर्ज यार उनकी कंडीशन तो ठीक है, सीरियस तो नहीं है कुछ। तो वो हड़बड़ा कहने लगा, अरे यार अब पता नहीं क्या है, अभी तो वो एम्स ले गए। तो मैंने कहा अच्छा ये हुआ कब? ठीक 9:32 पर इंदिरा गांधी को एम्स लाया गया, लेकिन बदकिस्मती से उस रोज वीआईपी वार्ड भी बंद था। आर के धवन उन्हें लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागे, जहां कुछ नौजवान डॉक्टर मौजूद थे। स्ट्रेचर पर इंदिरा गांधी को देखकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। उनकी हालत को देखते हुए एम्स के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया गया। वो कार्डियोलॉजिस्ट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वेणुगोपाल थे। लीड डॉक्टर हमारा सहयोगी डॉक्टर बलराम आयरन आए, बताया तुरंत आप नीचे आ जाइए, श्रीमती इंदिरा गांधी लाया हुआ है, उनको देखना है। सो उसी ड्रेस में हम नीचे गए थे। उधर रास्ते में तो लोग खड़े थे। कैजुअलिटी में जब गए थे हम देखा है इनका एक ट्रॉली पर लेटा हुआ है, काफ़ी खून बह रहा है। इंदिरा को फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और देश की प्रधानमंत्री को बचाने के लिए एम्स के डॉक्टरों की फौज जी जान से जुट गई। अब तक गिने चुने ही लोग जानते थे कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली लग चुकी है। राजीव गांधी कोलकाता से यहां दिल्ली के रास्ते पर थे। सोनिया गांधी अंदर इंदिरा गांधी के साथ एम्स हॉस्पिटल के अंदर थी। ये जरूरी था पूरे देश को बताना कि इंदिरा गांधी इस वक्त किस हाल में है, लेकिन चिंता की बात यह थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये खबर मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़े और लोग यहाँ एम्स के बाहर इकट्ठे हो जाएं। वाकई हुआ भी यही। देश की प्रधानमंत्री पर 31 गोलियां दागी गई थी। इंदिरा गांधी यहीं एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और डॉक्टरों की टीम उनको बचाने में जुटी हुई थी। देश की राजनीति पर एक विराम सा लग गया था और हर किसी की निगाहें एम्स पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि हर बीतते पल के साथ इंदिरा गांधी की हालत बिगड़ती जा रही थी। पहली कोशिश ये थी कि इंदिरा के शरीर में लगातार बहते खून को कैसे रोका जाए। इंदिरा के शरीर का तापमान भी तेजी से नीचे गिर रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली मशीन लगाई। ईसीजी मशीन दिखा रही थी कि उनका दिल मंद गति से धड़क रहा था। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें हार्ट मशीन भी लगा दी, हालांकि उन्हें इंदिरा गांधी की पल्स नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे इंदिरा की पुतलियां फैलती जा रही थी। साफ था कि दिमाग में खून पहुंचना लगभग थम गया है। अब ये देखा है इनका तो खून रोकना चाहिए, किसी से जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोकना चाहिए और उसको जो सर्कुलेशन मेंटेन करना चाहिए। उधर तो ये उपलब्ध नहीं होता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी स्टार्ट ऑपरेशन थिएटर में इनको ले जाके हार्ट लंग मशीन पर डाल के सर्कुलेशन मेंटेन करें और ब्लीडिंग स्टॉप करना है। ये दो उद्देश्य थे। इमरजेंसी में इंदिरा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें 8वें फ्लोर के ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का फैसला किया। हालांकि जिंदगी का कोई निशान उनके शरीर में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी 12 डॉक्टरों की टीम चमत्कार की आस में उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गई। इधर बीबीसी संवाददाता सतीश जेकब भी मन में तमाम सवाल लेकर एम्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैंने गाड़ी को पार करके लिफ्ट से ऊपर गया, तो जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला तो मैंने देखा एक बुजुर्ग से डॉक्टर थे जो अपने मुंह से वो कपड़ा हटा रहे थे और अपने गाउन वाइट पहना हुआ था। ऐसा लगता था वो अंदर से ऑपरेशन थिएटर से आए। तो वहाँ मैंने फिर वही किया कि उनसे ये नहीं पूछा कि आप किसका कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना, जान तो खतरे में नहीं है। तो उन्होंने मुझे बड़े गुस्से में कहा कैसी बात करते हो, ऊपर से नीचे तक सारा जिस्म छन्नी हो गया। सतीश जेकब के हाथ में अब पुख्ता खबर थी कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मारी गई है। इस खबर के साथ वो तुरंत एम्स से बाहर निकल गए।
इधर 8वीं मंजिल के ऑपरेशन थिएटर में वेणुगोपाल और बाकी डॉक्टरों ने देखा कि गोलियों ने इंदिरा के लीवर को फाड़ दिया है। छोटी आंत, बड़ी आंत और एक फेफड़े को भी गोलियों ने बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। उनकी रीढ़ की हड्डी में भी गोलियां धसी हुई थी। जो एक चीज पूरी तरह सुरक्षित थी वो था इंदिरा का दिल। तो ये कि एम था इनका जो बचाने के लिए, वो जो जहाँ से खून हो रहा है वो बाहर आ रहा है, उनको शरीर को कंट्रोल करना था। वो 4-5 घंटे लगे उनको कंट्रोल करने में, और इसी टाइम पर उनका तो हार्ट फंक्शन और ब्रेन फंक्शन ठीक करने के लिए वो मशीन पर लगाया और टेम्परेचर भी कम कर दिया वो उसको बचाने के लिए। डॉक्टरों के सामने एक मुश्किल इंदिरा का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी था। भारत में 100 लोगों में से सिर्फ एक का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। इंदिरा को बचाने के संघर्ष में डॉक्टरों ने उन्हें 88 बोतल O नेगेटिव खून चढ़ाया, लेकिन ये 88 यूनिट खून भी बहुत काम न आया। एक तरह से इंदिरा सिर्फ मशीन के भरोसे जिंदा थी। ये वो वक्त था जब भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टरों ने भी हथियार डाल दिए। ये सारी करने के बाद जब खून का ब्लीडिंग बंद कर दिया, जहाँ इंजरी हुआ उनका सारी रिपेयर करिए, तो फिर उनको फिर हार्ट फंक्शन चालू करने के लिए कोशिश किया। जब वो देर के बाद वो नहीं हो रहा था, फिर उसी बात हमने फिर थोड़ी देर तक फिर मशीन पर रख के फिर फैसला करना पड़ा। एम्स के बाहर हजारों लोग जुट चुके थे। पुलिस के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ इंदिरा गांधी के नारे गूंज रहे थे। हालत ये हो गई कि इंदिरा समर्थकों को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। भीड़ जो लगी हुई थी एम्स की पूरी बिल्डिंग में, एम्स उन दिनों में एम्स की बिल्डिंग बहुत बड़ी मानी जाती थी, इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी, तो उसमें भीड़ बहुत थी। मतलब लोग हर कॉरिडोर में खड़े थे, तो उसकी हमने पिक्चर्स वगैरह खींची थी। लोग इंदिरा की मौत की खबर से बुरी तरह सन्न थे और उतना ही ज्यादा फूट रहा था उनका गुस्सा। हालत ये थी कि वियना के दौरे से लौटकर सीधे एम्स पहुंचे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की कार पर भी पथराव कर दिया गया। ये बड़े तूफान के आने की आहट थी। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया की कोई ताकत है जो इंदिरा गांधी को हरा सकती है। जब ये भीड़ रोते रोते थक गई तो उनका दुख गुस्से में तब्दील हो गया। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये दुख और ये गुस्सा आगे क्या कर सकता है।